क्या है लेक्चर 30? अस्सलाम वालेकुम। खोल ली दुकान भाई, दुरूद शरीफ पढ़। कितनी आइटम लिखी थी? इनडायरेक्ट वेजेस लिखी थी। आगे फ्यूल एंड पावर, अच्छा ओवरहेड का टेस्ट कब कहा था मैंने? फ्राइडे। अच्छा टेस्ट, बल्कि हाँ कल एक चीज़ और सामने, कल हम लोगों की पैक में इंटरनल मीटिंग थी, हम लोग रिजल्ट के स्टैट्स वगैरह मुख्तलिफ एनालाइज कर रहे होते हैं। तो हर दफ़ा ये चीज़ सामने आती है, लेकिन आप लोगों को बताता हूँ कि वो बच्चे जो टेस्ट देते हैं उनमें से ना कुछ 70-80%, 90% बच्चे पास हैं। तो ये जो लोग पास होते हैं ना, ये टेस्ट में कोई ऐसी बरकत नहीं है कि इस बरकत से पास हो जाते हैं। अगर आपने छत पे चढ़ना है और आप नीचे बैठे रहे जी, जब मौका आएगा तो छलांग लगा के चढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर नहीं चढ़ा जाना छत पे। स्टेयर्स हैं, एक एक करके चढ़ते रहेंगे तो पहुंच जाएंगे। तो ये जो क्लासेस लेना है, होमवर्क करना है, टेस्ट देना है, सारा उसका हिस्सा है। तो जो आप में से टेस्ट नहीं देते हैं, तो आप टेस्ट दे दे के नहीं सीखना चाह रहे, चलो कोई बात नहीं, अटेम्प्ट दे दे के सीख लें। तो टेस्ट बड़े जरूरी हैं आपके लिए, बहुत फायदा है इससे कौम का। मैं मैक्सिमम एक कोशिश कर लेता हूं कि दरवाजे पर रुकवा लेते हैं आपको, फिर जिसने टेस्ट नहीं दिया होगा तब यही कर लेते हैं। फिर ये जो फिजिकल वाले हैं, जब अटेंडेंस लगवा के अंदर आते हैं तो साथ आप टेस्ट भी दिए होगे तो अंदर आ जाएगा, नहीं तो वहीं से बाहर निकल जाना। तो ये कर लेते हैं अगली दफा से। हैं 1000 रुपए, चलो बाद में वो भी देख लेंगे। उसमें पैसों की कलेक्शन बड़ा मसला होता है। पहले हो चुका है ना, कुछ लोगों ने फाइन इकट्ठे किए, वो गायब हो गए, पैसे ले लोगे तो मुझसे हो जाए। नहीं मैं फाइन कर, अटेंडेंस भी खुद ही लगा लिया करूँ। फ्यूल एंड पावर कितना, और फ्यूल एंड पावर के लिए अवेलेबल में से बेस्ट मशीन आर्स, ये मशीन आर्स कल वर्किंग करके निकाल लिए हुए थे, ये वही वाले मशीन आर्स हैं। अच्छा वो कल क्लास के बाद एक बच्चा पूछ रहा था, मैंने कहा वाकई से भी पूछ लेता हूँ कि जी रेशो में बांटना नहीं आ रहा, तो ये रेशो में बांटना नहीं, फिगर नहीं बांटी जा रही रेशो में। और कल ये जो ये वाला सवाल है अभी, यानी अगर चले ये बांट के बताएं 295 601 656 तो ये बांटने में मसला है कोई? बस पिछले चैप्टर में प्रोडक्ट्स की बजाय डिपार्टमेंट्स में बांट रहे थे, प्रोडक्ट्स में बांट रहे हैं, और आर्स की रेशो में बांटना था तो टोटल से डिवाइड और मल्टीप्लाई जिन जिनके आर्स थे। ये रेशो में बांटने का मसला है तो बेटे बताएं ना, मैं फिर वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाऊं। आगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को बांटना है किस रेशो में? कॉस्ट, कितनी कॉस्ट है? अच्छा डेप्रिसिएशन कितनी है, तो इसको किस रेशो में बांट दें? कॉस्ट। ये जज्बाती हरकत है। डेप्रिसिएशन की पूरी अंग्रेजी पढ़ें सब्र और तहम्मुल के साथ। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी एंड बिल्डिंग। तो डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग की कंबाइंड करके दी हुई है, जबकि आखिरी टेबल में कॉस्ट ऑफ मशीनरी बताई हुई है, और सबसे आखिरी लाइन रिक्वायर्ड से जस्ट ऊपर डेप्रिसिएशन रेट भी मशीनरी का ही बताया हुआ है। तो 15,60,000 मशीनरी की डेप्रिसिएशन तो नहीं है, ये तो बिल्डिंग की भी है। तो बिल्डिंग और मशीनरी की डेप्रिसिएशन को अलग करना पड़ेगा। प्लांट मशीनरी की डेप्रिसिएशन के लिए इंफॉर्मेशन मौजूद है। प्लांट मशीनरी का कहा है कि 10% ऑफ कॉस्ट है और आखिरी टेबल में कॉस्ट दी हुई है। तो अगर आप तीनों प्रोडक्ट्स की इस्तेमाल होने वाली मशीनरी की 10%, तो डेटा भी क्वार्टर का ही है ना, ये डेटा भी क्वार्टर का ही है। सवाल के शुरू से पॉइंट नंबर 1 लेटेस्ट क्वार्टर का डेटा है जी। प्रोडक्ट अल्फा के लिए मशीनरी कितने की है? 6,000 मिलियन है, साथ ब्रैकेट में रुपीस 1000 है, तो डेप्रिसिएशन बन जाएगी 10%, 6 लाख। प्रोडक्ट बीटा के लिए, प्रोडक्ट गैमा के लिए, इनको ऐड करें तो अगर 13 लाख प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन है
तो जो बाकी है फिर वो बिल्डिंग की होगी। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी और साथ बिल्डिंग की मिला के 1560 है, और इंफॉर्मेशन नीचे प्लांट की अवेलेबल है। तो तीनों प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी आखिरी टेबल में दी हुई है, उस पर 10% लगाएं, सबसे आखिरी रिक्वायर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, तो हर एक की डेप्शन आ गई। इसका टोटल करेंगे 1.3 मिलियन बनता है। प्लांट मशीनरी की डेप्शन 1.3 है, जबकि दी हुई है 1560, तो वो फिर बिल्डिंग की होगी बाकी। और बिल्डिंग का खर्चा किस रेशियो में बांटते हैं? स्पेस यूटिलाइज्ड। 104 91,000 65,000। अगला खर्चा किसकी? इंश्योरेंस। प्लांट की। इंश्योरेंस का ताल्लुक होता है अमाउंट के साथ, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वालों को जो पैसे देते हैं ना प्रीमियम, जितना महंगा एसेट होता है वो उतना ज्यादा प्रीमियम लेते हैं। तो इंश्योरेंस का ताल्लुक वैल्यू के साथ होता है। तो प्लांट एंड मशीनरी की इंश्योरेंस कॉस्ट की रेशो में। टोटल कितनी है? 240। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी की रेशो में बांट दें 110 769 46 है, ज्यादा नहीं हो गया? 7384 73846 55 38 4 5। प्लांट मशीनरी की इंश्योरेंस के बाद बिल्डिंग की इंश्योरेंस। बिल्डिंग का खर्चा, बिल्डिंग का खर्चा स्पेस पे। बिल्डिंग का कोई भी खर्चा है ना तो उसका ताल्लुक होता है कि कितना एरिया घेरा हुआ है। तो बिल्डिंग का खर्चा तो स्पेस यूटिलाइज पे ही होता है। टोटल 60,000 24,000 21,000 15,000। स्टोर कंज्यूम कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल को। कितने रुपए का इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हुआ? 18 लाख। इसको किस रेशो में बांटें? ये रेशो में बांटने की जरूरत ही नहीं है, आप उनका टोटल करेंगे तो वो असल में इसी का ब्रेकअप है। 278। तो ये टोटल करें ना तो 18 लाख ही बनता है। ये असल में इसी का ब्रेकअप दिया हुआ है। अच्छा, ये आपको कैसे पता चलेगा इसी का ब्रेकअप है? जब रेशो में बांटने लगेंगे तो पता लग जाना है। आगे रेंट रेट्स। तो रेंट रेट्स ये बिल्डिंग की चीज होती है। स्पेस टोटल कितनी? 12 लाख 480 420 3 लाख। और बस नहीं, इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल तो वो ऊपर टॉप पे दिया हुआ है ना। स्टोर स्पेयर्स कंजम्पशन ये इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। अच्छा, कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है और कुछ चीजें इसमें होती हैं कि जो प्लांट मशीनरी में छोटी मोटी नट बोल्ट चेंज कर दिए वो भी इसी में आते हैं। तो ये सिर्फ इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं है, ये रिपेयर मेंटेनेंस में इस्तेमाल होने वाले छोटे मोटे पार्ट्स भी हैं। स्पेयर्स ना, स्पेयर तो ये छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स भी हैं। कल वाले भी मिला के ना। टू 339,500। अच्छा अच्छा, वो क्या ये गलत है? पूछ रहे, बता रहे। टू 777371314 233949 437 478। और निकालना क्या था? ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। तो ये गलत है, पर यूनिट करना है तो यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। जबरदस्त। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 12,000
20,000 45,000 और इसको डिवाइड कर देंगे, ये रुपीस हैं, ये यूनिट्स हैं, तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। टू थ्री वन ये ठीक है, पॉइंट 97.21 जी। प्रोडक्ट ए का टोटल गलत है, सिर्फ इनका टोटल किया। कल भी तो था ना यार, कल भी सवाल शुरू किया हुआ था, कल वाली आइटम्स भी थी ना। कल वाली बात का रिकैप दे रहा हूं। ओवरहेड्स वाले चैप्टर के अंदर सारे के सारे ओवरहेड्स डिपार्टमेंट्स में बांट रहे थे, क्योंकि ओवरहेड्स का इंडिविजुअली प्रोडक्ट के साथ रिलेशन नहीं पता था, तो वो डिपार्टमेंट्स में बांटते थे, और उसके बाद डिपार्टमेंट टोटल वो प्रोडक्ट्स में बांट रहे थे। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग उन लोगों को पसंद है जिनको लगता है कि खर्चों का डायरेक्ट प्रोडक्ट से ताल्लुक पता चलना चाहिए, तो फिर हर खर्चे को इंडिविजुअली प्रोडक्ट में बांट रहे हैं और फिर हर प्रोडक्ट का पर यूनिट ओवरहेड निकाल रहे हैं। तो दोनों में फर्क यह है कि पहले में खर्चे प्रोडक्ट्स में बढ़ते के बजाय डिपार्टमेंट्स में बढ़ते हैं, और एक्टिविटी बेस्ड में खर्चे इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स में बढ़ते हैं। और अभी एक सवाल और करा के ना, तो फिर मैं इसका फाइनल कंक्लूडिंग पॉइंट बताता हूं, जो अभी नहीं बताया, एक सवाल और कराने के बाद बताता हूं। यहां तक पिछली मेहनत से ही वैसा ही हो रहा था, इसलिए मैंने ये उसी पैटर्न से बता दिया। एक सवाल और छोटा सा करते हैं, फिर मैं इसका जो फाइनल आखिरी पॉइंट है, खत्म ये चैप्टर, फिर वो सवाल के बाद बताता हूं। अभी इन खर्चों में और इनको यहां बांटने में कोई तकलीफ परेशानी है तो बताएं। ठीक है जी। अब आप पास पेपर का तो कोई नहीं है सवाल, यही था पुराना, उसके बाद ये चैप्टर सिलेबस से निकल गया था, फिर 2 साल पहले दोबारा आया था, तो उसके बाद से सवाल तो कोई नहीं है। लेकिन आईकैप की बुक में 3 सवाल थे, तो वो मैंने अपनी बुक में डाल दिए। इलस्ट्रेशन 1 पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। इलस्ट्रेशन 1 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। अच्छा, उससे पहले तो एक चीज बता रहा हूं, अपने अल्फाज में लिख लेना। ये जो अब ये चीज बता, 2 टर्म्स बता रहा हूं, खुद लिख लेना। ये जो हम मुख्तलिफ आइटम्स, मुख्तलिफ खर्चे ले रहे होते हैं, जिनको हम ओवरहेड्स कह रहे हैं, इन नामों से ये खर्चे रिकॉर्ड हो रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इनके लिए टर्म इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल दोबारा, ये जो नाम है ना, फ्यूल एंड पावर, डेप्रिसिएशन, डेप्शन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इनके लिए फॉर्मली एक टर्म भी इस्तेमाल हुई है, वो है कॉस्ट पूल। यानी खर्चा किस नाम से पूल करना है, किस नाम से इकट्ठा करना है। ये जो खर्चों के नाम हैं, इनको कॉस्ट पूल कहते हैं। अच्छा, वो बहुत टेक्निकल बात नहीं मैंने बताई, मुश्किल में फंस गया, मैं दोबारा बता रहा हूं। ये जिन नामों से खर्चे रिकॉर्डेड हैं, पहले हम इनको बस एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स कह रहे थे, तो अब इस चैप्टर में इनको एक और जरा इज्जत देके नाम दे दिया है कॉस्ट पूल, कि किस नाम से एक्सपेंस। और दूसरी टर्म है, इन खर्चों को किसी बेसिस पे बांट रहे हैं ना। ये बेसिस क्या है, जिसके जरिए इस खर्चे का प्रोडक्ट से रिलेशन है। हम लोग रेशो किसकी लेते हैं, खर्चे का जिससे सबसे बेस्ट रिलेशन नजर आ रहा होता है, तो हम बांटते हुए इनको बेसिस ले रहे होते थे। इस चैप्टर में इनको इज्जत देके एक नाम दिया गया है, वो है कॉस्ट ड्राइवर जी। इस टेबल में हम जिस बेसिस पे ये खर्चे बांट रहे होते हैं, जैसे फ्यूल एंड पावर एक खर्चा है, और ये खर्चा मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में किस रेशो में बांट रहे थे, हैं मशीन आर, तो हम कहेंगे फ्यूल एंड पावर का कॉस्ट ड्राइवर मशीन आर में। सो रेंट एंड रेट किस बेस पे बांट रहे हैं, तो इसका जो कॉस्ट ड्राइवर है वो स्पेस यूटिलाइजेशन है। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के लोगों की वेजेस किस रेशो में बांटी थी, इंस्पेक्शन आवर्स, तो उस खर्चे का कॉस्ट ड्राइवर इंस्पेक्शन आवर्स था। तो खर्चों को हम जिस रेशो में बांट रहे हैं, ये जो बेसिस, जो मैं अब तक बेसिस कह रहा था, इस चैप्टर में इसको इज्जत देके कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। है जी 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 बिल्कुल। तो ये खर्चों को ये फैक्टर्स ड्राइव कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट ड्राइवर है। चले अब आप पढ़ लें इलस्ट्रेशन 1, मेरी बुक में चैप्टर में इलस्ट्रेशन 1 पढ़ लीजिए। इलस्ट्रेशन 1 2 3 आईकैप की बुक में ही 3 सवाल थे, वही 3 मैंने लिए हैं, पास पेपर का बस एक ही पुराना सा था। इलस्ट्रेशन 1 पढ़ लीजिए, ये मैं करता हूं बोर्ड पे।
हाँ जी, पढ़ लिया तो बात करूं। अच्छा, ये ना काफी स्पेसिफिक किस्म की टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं। ये पास पेपर का सवाल नहीं है, ऐसी बस कहीं से प्रैक्टिस क्वेश्चन आई के बुक में डाला होगा। तो इतनी गहरी टर्म्स जो है ना वो पेपर में नहीं होंगी, लेकिन अगर हुई भी जैसे सवाल में है, इसीलिए उसने सवाल वाले ने सारा कुछ खुद ही गाइड किया है। समझाता हूं मैं सवाल, कुछ बच्चों को अंग्रेजी में भी मसला होगा। पहले पैराग्राफ का मतलब यह है कि हमारे 3 कस्टमर्स हैं, ए, बी और सी। इतना तो समझ आ गया होगा। और ये जो कस्टमर्स हैं ये प्रोडक्ट 101, 102 और 103 बनाते हैं। ये बनाते हैं कि हम बनाते हैं? तो हमारे कस्टमर किस बात के हैं? हम पेंट करके देते, बनाते वही हैं। तो हम पेंट की सर्विसेज देते हैं। हम पेंट स्प्रेइंग टेक्नोलॉजी में लीडिंग हम कंपनी है। तो हम अपने कस्टमर्स के इन 3 प्रोडक्ट्स को पेंट करके देते हैं। तो हमारा काम है ये प्रोडक्ट्स यानी मशीनें पेंट करना। अब इस पहले पैराग्राफ की तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, मशीन मैंने ऐसी बोलती है 3 है बस। पहले पैराग्राफ की तीसरी लाइन में लिखा हुआ है कि हम जब पेंट करते हैं तो 6 कोट ऑफ पेंट आप समझ लें कितनी दफा। जैसे अगर ये बोर्ड तो खैर क्या पेंट होना, दीवार है, एक बार दीवार को पेंट कर दिया, ये एक कोट है। फिर इसी पे दोबारा से पेंट लगाएंगे, दूसरा कोट हो गया, तो ये कोट है। तो 101 का एक यूनिट 6 दफा कोट लगता है तो वो फाइनल होता है। 102 पे 4 और 103 पे 3 दफा पेंट लगता है। ये पहले पैराग्राफ की कहानी है। इस अंग्रेजी में कोई मसला है तो बताइए। सबको सब समझ आ गया? नहीं यार, तो ये अंग्रेजी का मसला किसको है फिर? अंग्रेजों को है। और इन तीनों प्रोडक्ट्स में हर एक यूनिट के लिए कितना कितना पेंट लगता है, ये आगे वो पेंट बता दिया पहले टेबल में। 7 लीटर 101 के लिए, 5 लीटर और 4 लीटर। ये लीटर ना पढ़े जा रहे हो किसी से? पढ़े जा रहे हैं, ठीक। फिर दूसरे टेबल में कुछ और जरूरी इंफॉर्मेशन है बजटेड। जैसे पहली चीज है यूनिट्स स्प्रेड, यानी इन तीनों प्रोडक्ट्स के हमने पूरे महीने में कितने कितने यूनिट्स पेंट करने हैं। बैचेस ऑफ पेंट रिक्वायर्ड, ये ऐसे समझ लीजिए जैसे ये स्टूडेंट की एक क्लास है, तो ये एक बैच है। अब इसमें मैं जब इस बैच को पढ़ा रहा हूं तो मैं एट द सेम टाइम इन सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, तो स्टूडेंट्स को बैचेस के अंदर पढ़ाया जा रहा होता है। तो इसी तरह से ना, अब अगर हम इन यूनिट्स को पेंट कर रहे हैं तो पेंट करते हुए एक पेंट करने का एक हॉल होगा, तो एक वक्त में कितने यूनिट्स आते होंगे वो एक बैच है। जैसे G101 के पूरे महीने में टोटल कितने यूनिट्स पेंट करेंगे हम? 500, और 10 बैचेस होंगे। इसका मतलब है कि एक वक्त में ना 50 यूनिट्स उस हॉल में हुआ करेंगे। ये मतलब है 10 बैचेस ऑफ पेंट का। तो हमें 10, 8 और 6 इतने बैचेस चाहिए। फिर जो ये पेंट कर रहा होता है हर प्रोडक्ट के यूनिट को बंदा, मशीन अटेंडेंट, वो 45 मिनट और 60 मिनट और 50 मिनट लगाएगा। साहब इसमें एक इंफॉर्मेशन की कमी है, वैसे मेरे ख्याल में मेजॉरिटी बच्चे यही ही अंदाजा लगाते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा गहरे सोचने वाले उल्टा भी जा सकते हैं। ये 45 मिनट्स पर बैच है या पर यूनिट है? हाँ जी अच्छा, मेरा ख्याल था सारे पर यूनिट तक आराम से पहुंच ही जाएंगे। पर बैच लग रहा है किसी को? अरे भाई, इनसे ऊपर वाली लाइन दोबारा पढ़े ना, प्रोडक्शन डिटेल्स और ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। और फिर वो कह रहा है जी मशीन अटेंडेंट का टाइम मिनट्स में, तो ज्यादा मतलब पर यूनिट ही है। इसको और पक्का करने की कोशिश करते हैं। इससे अगली लाइन क्या है? पर यूनिट। तो ऐसा हो सकता है कि कोई कहे जी ये कैसे पता है पर बैच है, तो ज्यादा नॉर्मल जब भी बताया होता है कि मटेरियल इतना, लेबर का काम इतना, तो पर यूनिट ही होता है। तो इसलिए ये पर यूनिट ही दिया हुआ है। सवाल वाले का फ्लॉ समझ लें चलें, लेकिन ये पर यूनिट है टाइम। मशीन अटेंडेंट टाइम इन मिनट्स, ये पर यूनिट है। इन चारों लाइनों में कोई इख्तलाफ तकलीफ? फिर उससे अगली लाइन है उस मशीन अटेंडेंट की वेज रेट बताए 86 पर आवर। और फिर उसके बाद है बजटेड ओवरहेड्स। अब ये नाम क्या क्या है जो भी हैं, ओवरहेड्स हैं। पेंट स्टरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, को पेंट को साफ सुथरा करते होंगे, उसमें से कीड़े छीड़े मार के साइड पे कर देते होंगे, और क्वालिटी इंस्पेक्शन वाले लोग होंगे, तो उस काम का ये खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी है। फिलिंग ऑफ स्प्रेइंग मशीन्स, स्प्रे की जो मशीन होती होंगी उनमें पेंट दोबारा भरना, ये सारी मेहनत ये 90,000 में होती है। तो ये 3 है ओवरहेड। और चूंकि ये बहुत इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म्स हैं, यदि मैं पर्सनली भी नहीं जज कर सकता कि फिलिंग ऑफ स्प्रे मशीन को किस रेशो में बांटना है, क्योंकि बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, तो इसलिए सवाल वाले ने खुद ही बता दिया। ये आखिरी चीज क्या है?
हर खर्चे का बांटना किस रेशो में, ये बता दिया। तो सारी इंफॉर्मेशन दे दी। रिक्वायर्ड क्या है? यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, यानी पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट ओवरहेड, बस पर यूनिट कॉस्ट। तो इस हम पेंट करके देते हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? पेंट। डायरेक्ट लेबर कौन होगा? जो पेंट कर रहा है, और बाकी फिर ओवरहेड्स हैं। तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट मांगा है। G101, 102 और 103। डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा जी? पेंट, वो दिया हुआ है कितना? 550। दूसरे टेबल की आखिरी लाइन 500, 450। दूसरे टेबल की आखिरी लाइन कॉस्ट ऑफ पेंट पर लीटर। तो यही तो डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट लेबर, उस मशीन चलाने वाले की वेजेस, जो कि 86 पर आर है, पर यूनिट लगाना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने 8 पर यूनिट लग रहे हैं हर एक के। तो इसमें क्या आएगा? 86 इंटू 45 मिनट्स हैं, तो उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आर बनेगा। तो अगर ये फार्मूला लिखना है तो भी ठीक है, हमने फार्मूला लिख के बता दिया, उसके बाद सिर्फ आंसर लिखना है। और ये भी ठीक है कि तीनों फिगर्स कैलकुलेट करके दिखा दे, ताकि आपको भी समझ आए क्या कर रहा हूं। 86 60 मिनट्स ही हैं, 50/60। अच्छा, कॉस्ट की एक्स्ट्रा क्लासें होनी है, और इसलिए होनी है क्योंकि सर ने 6 छुट्टियां की थी, हैं होनी है। और हफ्ते में दिन 7 हैं जी। अब मसला ये है कि सुबह से 5:30 तक मेरी रेगुलर क्लासेस हैं, और एक्स्ट्रा क्लास जो करनी है तो उसके लिए 2 ही हल हैं। एक सैटरडे की शाम, जो कि एक्चुअली रात बन जाएगी, या फिर संडे का दिन। अच्छा, मैं ना असल में बता रहा था, पूछ नहीं रहा था। तो कॉस्ट भी, FAR1 भी, FAR2 भी, MFA भी। तो अब इनको चूंकि चारों को एक्स्ट्रा करना है, तो उनमें से 2 संडे को करूंगा, 2 जो सैटरडे की रात में करूंगा। वो अब मैं देखता हूँ कि कॉस्ट और FAR1 दोनों संडे को करूँ, या दोनों सैटरडे को करूँ, या एक सैटरडे और एक संडे को करूँ। ज्यादा जो मुझे उम्मीद है, जो मैं फाइनली डिसाइड करूंगा, वो सैटरडे की शाम, बल्कि शाम नहीं, मैं रात, क्योंकि MFA 5:30 खत्म करता हूँ, और फिर लेट से चलो 6:45 शुरू कर लिया, तो 9 बजे तक, 8:30, तो मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे। तो बंद करना। 64, 86,
ओवरहेड, अब ओवरहेड्स बांटने हैं और उनके फिर पर यूनिट निकालने हैं, तो इससे चलते हैं वर्किंग में। जी कौन कौन से ओवरहेड्स हैं? पेंट स्टेरिंग है, टोटल कितना है? 50,000। और इसके लिए बेस क्या है? यानी नंबर ऑफ बैचेस, बैचेस ऑफ पेंट मतलब नंबर ऑफ बैचेस। तो नंबर ऑफ बैचेस दिए हुए हैं या फाइंड करने पड़ेंगे? दिए हुए हैं 10, 8 और 6। तो 10, 8, 6 की रेशो में बांट दें 20833, बस ठीक है। पॉइंट 166 डबल 12। नंबर ऑफ बैचेस दिए हुए हैं दूसरे टेबल में 10, 8 और 6। तो 10, 8 और 6 की रेशो में बांटा है। अगला खर्चा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहा है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी? 150। तो कोट्स कितने हैं? पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है 6, 4। तो 6 और 3 की रेशो में बांट दे। ये पर यूनिट है। टोटल खर्चे को जब रेशो में बांटते हैं तो वो किसी पर यूनिट चीज की रेशो नहीं होती, टोटल एक्टिविटी। कल भी तो किया था साल में, कल मशीन आवर्स क्या वो 8-6 की रेशो में बांट दिए थे? नहीं, टोटल मशीन आवर्स। तो पहले पैराग्राफ में जो कोट्स बताए हुए हैं वो 1 यूनिट के हैं। पहला पैराग्राफ तीसरी लाइन। तो हमें तो टोटल कोट्स चाहिए, तो उसके लिए यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। G101 के 1 यूनिट पे लगते हैं 6 कोट, लेकिन कितने यूनिट्स इसके स्प्रे करेंगे हम? 500। इसी तरह G102 1 पे लगते हैं 4, कितने यूनिट स्प्रे करेंगे? और 103 पे लगते हैं 3, और कितने यूनिट स्प्रे करेंगे? 300, 3000, 1600, 900। इस रेशो में बांटना है। नंबर ऑफ कोट की रेशो में बांटना है ना, तो आपको तो पर यूनिट कोट बताए थे हमने, तो टोटल कोट्स लेने, तो इसके नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब किस रेशो में बांटेंगे? 81, 436, 36, 245, 46। और आखिरी फिलिंग ऑफ मशीन है। इसके लिए क्या कहिए रेशो? पेंट के लीटर्स। तो वो जो पहला टेबल दिया हुआ है उसकी रेशो में बांट दें, वो भी पर यूनिट है, हमें टोटल लीटर्स लेने पड़ेंगे। एक यूनिट के लिए 7 लीटर, लेकिन हमें टोटल लीटर्स की रेशो में बांटना है 500। एक यूनिट के लिए तो इसकी रेशो में बांटेंगे। टोटल कितना है? 90,000। 47015। कैलकुलेशन बेटे सारे लोग किया करें, ये कोई इज्तिमाई फर्ज अदा नहीं हो रहा कि कोई एक वैल्यू बता देता तो चलो शुक्र है आंसर पता चल गया, सब नोट कर लेते हैं, सब कैलकुलेट किया करें, पता चले कैलकुलेशन आती है कि नहीं आती। वन फोर 169। ये फिगर यहाँ लिख दो, पर यूनिट करना है, तो कितने यूनिट स्प्रे करेंगे उनसे कर देते हैं डिवाइड। 500, 400, 300। तो ओवरहेड पर यूनिट बन जाएगा
299.33 32 33 है 32 है सब एक जैसे ही। हाँ जी 218 नहीं ठीक है 217.92 92 ये 2 है नाइन वन 698.89 इसको नोट करें जल्दी। फिर एक बहुत ही जरूरी चीज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बतानी है जो जो असल में मेन डिफरेंस है दोनों चैप्टर्स में। अभी मैंने आपको जिस तरीके से सवाल कराया ना, ये 2 सवाल इस तरीके से हो गए, वरना इसका तरीका असल में कुछ और है? तो मैं अभी भी कह रहा हूं क्या इसको जल्दी जल्दी नोट पूरा करें ना, फिर एक बहुत जरूरी डिफरेंस बताना है दोनों चैप्टर में। बस कंक्लूडिंग बात है, खत्म है। नहीं इसको नोट करें ना, ये गलत नहीं है, सही है। चले ठीक है, नोटेड। चले नोटेड। ये जो सारा टेबल बनाया ना, मैं इसमें से एक प्रोडक्ट ले लेता हूं G101। चले एक और तरीके से कैलकुलेट करवा रहा हूं, पहले वो फिगर्स देखने में करके आ रहा हूं, फिर उसके बाद करता हूं बात के क्या ना क्या चाह रहा हूं। ये जो इसको इनमें बांटा है इस रेशो में, नंबर ऑफ बैचेस, इसको इस रेशो में, इसको इस रेशो में, और चलिए इधर सामने है तो ये 81818 कैसे निकला? 150,000 डिवाइडेड बाय 50,000 डिवाइडेड बाय नहीं 50,000 पहला वाला बैचेस में बांटा था 20 कितना आया? सिर्फ ये बताएं, सिर्फ इतना 2083.33। ये क्या चीज बन गई? मतलब अगर 2083 को कोई नाम देना हो तो ये क्या है? रुपीस पर बैच, क्योंकि हमने ये 24 क्या किया है, उन नंबर ऑफ बैचेस का टोटल किया है। अच्छा जी, दूसरा भी बताएं। 150,000 डिवाइडेड बाय 5500, बस 55 मल्टीप्लाई नहीं। क्या आंसर आया? 27 पॉइंट, ये क्या है? 27.7 पर कोट, कमाल हो गया। और 90,000 को डिवाइड कर दें 6700, 13 पॉइंट क्या है ये पर? शाबाश। ये 3 चीजें निकालने के बाद ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ G101 निकालने लगा हूं मैं। पेंट स्टरिंग कितना?
इन तीनों को यूज करना है। पेंट टर्निंग 101 की कैसे निकालो? 203 मल्टीप्लाई बाय 10। क्यों कर रहे हैं ये? क्या कर रहे हैं ये? 2083 है और ये 10 मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? इतने रुपए पर बैच खर्चा आता है 101 का एक यूनिट बनाने के लिए, क्योंकि 10 बैचेस चाहिए, तो मल्टीप्लाई कितना बना? 208 11 2083। चलो ठीक। इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा वैसे ये मैंने गलत बोला है, ये पर यूनिट नहीं निकला है, ये जो 500 यूनिट्स ये उनका निकला है। अगर पर यूनिट करना हो तो यूनिट्स पर बैच के बैच पर यूनिट, ये क्या है? रुपीस पर बैच। तो मल्टीप्लाई कैसे करूं? कितने हैं बैच पर यूनिट? 10 है। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी बताता हूं, 27.27। ये 27.27 क्या है? पर वोट। पर यूनिट करना है, मल्टीप्लाई बाय वोट पर यूनिट। कितने हैं प्रोडक्ट 101 के? 163.62। इसके बाद में आते हैं, ये थोड़ा मुश्किल था, पहले बाकी करता हूं। इलेक्ट्रिसिटी में 27 क्या है? पर कोट। ये पर यूनिट तक पहुंचना है, तो कोट पर यूनिट ना वो 6 दिए में। तीसरा क्या है? फिलिंग। ये 1343 क्या है? पर लीटर। पर यूनिट जानना चाह रहा हूं। 94. ये ठीक है। अब ये बताएं ऊपर क्या लिखूं? ये क्या है? रुपीस पर बैच। तो आगे का लिखना है बैच पर यूनिट। आल्दो कि ये कोई टर्म ठीक नहीं है बैच पर यूनिट, लेकिन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए बता रहा हूं। 500 यूनिट्स के लिए लगे 10 बैचेस, बैचेस पर यूनिट। तो पर यूनिट क्या बना? इसका आंसर क्या बना? 0.6। इसका टोटल करिए। .3। ये क्या हुआ? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ना क्लोजिंग पॉइंट यही है जो मैं बताने लगा हूं, और यही दोनों चैप्टर्स का डिफरेंस है। पहले ये इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये सवाल और जो इससे पिछला सवाल था वो चूंकि पुराने तरीके से भी हो जाना था, तो मैंने उसी फ्लो में आपको 2 सवाल करा दिए। लेकिन ये 2 सवाल ऐसे इसलिए हो गए क्योंकि बस सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट्स थे, सारे खर्चे बस इन्हीं 3 के थे, तो इन्हीं 3 में ही बांटने थे। इससे पहले वाले सवाल में अल्फा बीटा गैमा 3 प्रोडक्ट्स थे, सारे खर्चे उन 3 के ही थे, तो टोटल खर्चों को तीनों में बांट दिया। अगर इस सवाल में सवाल पूछा ही सिर्फ 101 का होता, डाटा भी सिर्फ 101 का दिया होता, वैसे बताया होता कि बिजनेस बहुत सारे प्रोडक्ट्स पेंट करता है, तो फिर कैसे बांटते? सिर्फ एक प्रोडक्ट का डाटा होता तो टोटल खर्चे को कैसे बांटते भाई? इस तरह करना पड़ता ना। ये है असल में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पहले कैलकुलेशन चेक कर ले मैंने क्या किया। ये अगर नहीं भी समझ आ रहा ना, खैर है, ये दोनों समझ आ गए तो पॉइंट समझाने के लिए काफी। ये हमने रेट पर बैच निकाला, रेट पर कोट निकाला, रेट पर लीटर निकाला, फिर इनको यूज करके प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट बना ली, और ये यही निकल आया जो उस मेहनत से निकला था। कुछ कैलकुलेशन समझिए क्या कर रहे हैं। अब मैं कंक्लूडिंग पॉइंट बता रहा हूं। पिछले चैप्टर के अंदर रिपीट करूंगा बार बार, पक्का कर लें, पहले फिर लिखना, खुद ही लिखेंगे, मैं नहीं लिखवाऊंगा, खुद ही लिखेंगे। पहले मेरी बात बार बार सुन लें। पिछले चैप्टर में हम टोटल ओवरहेड्स का एक रेट निकालते थे, सबको ऐड करके, चाहे वो पर आर, पर मशीन आर डिफरेंट पीडीज का होता था या डिफरेंट प्रोडक्ट्स का पर यूनिट होता था। क्या उस रेट के अंदर ओएआर की बात कर रहा हूं, रेंट अलग, फ्यूल अलग, वो सब अलग अलग रेट निकलते हैं। पिछले चैप्टर में हम क्या कर रहे थे? खर्चों को पहले बांट लेते थे, फिर उसके बाद उसको रेट बनाते थे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हर खर्चे का एक सेपरेट रेट निकलता है बेस्ड ऑन उसका ड्राइवर। दोबारा, पिछले चैप्टर में हम सारे ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स में बांट के उनका टोटल करके सारे ओवरहेड्स का एक रेट निकल रहा था। यानी अगर किसी डिपार्टमेंट का ओएआर 240 रुपए पर आर था, 240 पर आर, तो इसमें रेंट कितना है और मेंटेनेंस कितनी है और फ्यूल कितना है, नहीं पता ना। क्यों?
क्योंकि हमने सबको टोटल करके एक ओवरहेड का रेट बना लिया। ये पिछला चैप्टर था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये है, जिन लोगों को ये ज्यादा ठीक लगता है, जिन लोगों में पुराने बुजुर्गों की बात कर रहा हूं, आपको तो सवाल जो होगा वो करना होगा, जो बिजनेसेस इसके कायल हैं उनको लगता है कि टोटल ओवरहेड्स करके एक रेट निकालने की बजाय हर खर्चे का कोई ना कोई तो ड्राइवर होगा, हर खर्चे का एक रेट निकलेगा पर ड्राइवर। जैसे इस खर्चे का ड्राइवर क्या था, कोट, तो इसका रेट निकला 27 पर कोट। फिलिंग ऑफ स्प्रिंग मशीन का ड्राइवर क्या था, लीटर्स, तो इसका रेट निकला इतने रुपए पर लीटर। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये है कि जिसमें सब ओवरहेड का कंबाइन करके रेट निकालने की बजाय हर खर्चे का अलग अलग रेट निकलेगा पर ड्राइवर, और फिर उस रेट को यूज करके किसी भी प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट जान सकेंगे। दोबारा, ओवरहेड्स वाले चैप्टर में सारे ओवरहेड्स टोटल करके एक ओवरहेड का रेट बनता है, जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में फर्क यह है कि हर खर्चे का एक सेपरेट रेट होगा, रेट पर ड्राइवर, जिसका फार्मूला वही वाला है, मैं लिख देता हूं दोबारा। ओवरहेड रेट होगा हर खर्चे का टोटल, वो वाला खर्चा, डिवाइडेड टोटल ड्राइवर, टोटल यूनिट्स ऑफ ड्राइवर कह देता हूं। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी का जो भी ड्राइवर है। अगर फ्यूल की बात करें तो टोटल फ्यूल का खर्चा डिवाइडेड बाय उसका जो भी ड्राइवर है। तो हर खर्चे का एक सेपरेट रेट निकलेगा, और फिर उस रेट को यूज करके इस तरह से प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट बनेगी। ये है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का असल पिछले चैप्टर से जो डिफरेंस। तो फिर इस सवाल को ऐसे सॉल्व किया तो गलत हो गया? नहीं, ये ठीक चल गया क्योंकि प्रोडक्ट्स बस यही थे। अगर प्रोडक्ट्स ज्यादा होते, डाटा सिर्फ एक प्रोडक्ट का देके उसकी कॉस्ट पूछी होती, तो पहले हमें ये रेट हर खर्चे के निकालने होते, फिर इसको यूज करके प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकलती। जो अभी भी सोच रहे हैं कि क्या लिखें, दोबारा बता रहा हूं। पिछले चैप्टर में सारे ओवरहेड्स का टोटल करके एक रेट निकलता था। इस चैप्टर में हर खर्चे का अपना सेपरेट रेट हो सकता है, और वो रेट पर ड्राइवर होगा, और फिर उस रेट पर ड्राइवर को यूज करके किसी भी प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट निकल सकती है। टोटल जो भी कॉस्ट है, जिसका भी रेट निकालना चाह रहे हैं। ये चीज थोड़ी सी अंग्रेजी में लिख के समझाने की कोशिश की है, जिनको अंग्रेजी आती है पढ़ के देख लें। इस चैप्टर का पहला पेज देखें, इस चैप्टर का पहला पेज, इस चैप्टर का पहला पेज, और तकरीबन मिड में स्टेप्स लिखे हुए कुछ मैंने, ये पढ़ के देखिए, शायद अफाका हो। चैप्टर का पहला पेज, क्वेश्चन नहीं, चैप्टर का पहला पेज, तकरीबन मिड में स्टेप्स लिखे हुए मैंने। ये 5-6 पॉइंट पढ़ के देखिए, अगर समझ आए तो शायद बेहतरी हो। हाँ जी, ये होती है असल में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और एक सवाल इसका होमवर्क करते हैं, इलस्ट्रेशन 2। कल मैं इंशाल्लाह लेबर कॉस्टिंग कराऊंगा शुरू। और ये जो इसी पहले पेज पे मेरिट्स डीमेरिट्स लिखे हुए हैं, ये याद कर लें, हो सकता है थ्योरेटिकली पूछ लिए जाए। चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।